शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक औषधियों से कोरोना को कैसे मात दें। आज हम आयुर्वेदिक तरीके से आयुर्वेदिक औषधियों से कोरोना के इलाज के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर अरुण चंदन जी। इलाज को लेकर अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इस विषय पर अपने सवाल पूछना। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। एपीएन न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बहुत आभार जी। डॉक्टर अरुण, कोरोना की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज, कोरोना की क्या है, कोरोना कैसे अगर हो जाए तो इसका आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करें? देखिए, आयुर्वेद में तो सबसे पहले हम लोग रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। जी। व्यक्ति विशेष की प्रकृति के अनुसार हर व्यक्ति के लिए उसके देश काल और ऋतु के अनुसार एक परिकल्पना की जाती है। उसके मुताबिक उसके अंदर रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि एक जो व्यक्ति का शरीर है वो रोगों से लड़ने के लिए सक्षम हो सके। कालांतर में ये देखा गया है कि शुरू से ही हमारा तो आयुर्वेद के जितने भी चिकित्सक हैं, आयुर्वेद का या दूसरे भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जो रही हैं, उनका मूलतः आधार यही रहा है कि हम अपने औषधीय पौधों से या अपनी औषधियों से रोगों की रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाने का ही उपक्रम करते हैं, उन्हीं का उपयोग करते हैं। जी। डॉक्टर अरुण, ये बताइए कि कोविड जैसी परिस्थितियों में क्या औषधीय पौधों का उपयोग वैज्ञानिकता की कसौटी पर उचित है, खरा उतरता है? जी बिल्कुल। आप देखेंगे कोविड के पिछले 18 से 19 महीने का जो दौर गुजरा है, जी। यदि आप वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखें तो लगभग 20 ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनकी प्रासंगिकता, जिनकी वैज्ञानिकता जो है वो एलोपैथिक विज्ञान या आज की विज्ञान के आधार पे बिल्कुल खरी उतरी है। खास करके मैं नाम लूं अगर तो अश्वगंधा, तुलसी, अपना गिलोय से लेकर के कालमेघ, कुटकी से लेके ऐसे असंख्य पौधे हैं जिनकी उपयोगिता जो है वो बिल्कुल से सिद्ध हुई है, वैज्ञानिकता जिनकी सिद्ध हो चुकी है। और ऐसा ही नहीं है। दूसरा, अगर आप पूरे देश की मैं बात नहीं करूंगा, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं कि जितने भी ये औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां जिनका उपयोग कोविड के लिए, चाहे वो रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा हो या फिर कोविड से जुड़े हुए लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता रहा हो, उनकी मांग पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ी है। यदि हम लोग सालाना औसतन 7% की दर से वार्षिक वृद्धि इनकी मांग में देख रहे थे, तो अब ये मांग जो है 50% से ज्यादा जा चुकी है। इसका मतलब ये हुआ है कि दुनिया के अंदर अब इन औषधीय पौधों की, जड़ी बूटियों की कोविड में उपयोगिता होने के कारण काफी मांग बढ़ गई है। जी। कोविड में सुरक्षा के लिए, अगर कोविड से सुरक्षा में कौन कौन से औषधीय पौधे उपयोगी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे देश के अंदर, लगभग पूरे देश के अंदर ही पाई जाती है। जैसे आपका चैनल तो नेपाल में भी देखा जाता है, तो नेपाल के भी जो निचले क्षेत्र हैं उन इलाकों में भी खास तौर पे ये जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनके कुछ के मैंने अभी नाम भी लिए, मैं दोबारा से लूंगा। जिनमें सबसे नंबर 1 पे गिलोय आती है। गिलोय, जिसे अमृता टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया कहते हैं, इसका रस या काढ़ा पीने की हमारे आम परंपरा है। हमारे घरों में इसको बहुत बड़े स्तर पे उपयोग किया जाता है। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड ने पिछले साल से एक बहुत बड़ा कैंपेन इस देश में शुरू किया था, जिसमें कि गिलोय को लगाने के लिए और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए काम किया था। अब ये इम्यूनोमोडुलेटर होने के कारण, एंटीपायरेटिक होने के कारण, ये रोग की, शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बहुत अच्छे तरीके से, सुरक्षा के तरीके से बढ़ाती है। इसी तरह से तुलसी है, आंवला है, कालमेघ है, कुटकी है,
ऐसी कुछ जड़ी बूटियां हैं जिनका उपयोग अकेले तौर पर या संयुक्त रूप से करके आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की राय लेकर के इनका उपयोग करके कोविड में इसका लाभ उठाया जा सकता है। क्या ऐसे जरूरी पौधों को घरेलू स्तर पर लगा के उपयोग किया जा सकता है क्या? जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है समय की जरूरत है और हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी जरूरत के जो पौधे हैं जिनका काढ़ा रस या जिनको हम बिल्कुल प्राथमिक स्तर पे जिनका उपयोग हम परिवार में कर सकते हैं, न केवल हम परिवार का जो स्वास्थ्य का खर्चा है उसे कम कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरे जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उनके दोषपूर्ण प्रभावों से भी बच सकते हैं। जी। हमारे देश के अंदर लोक स्वास्थ्य परंपराओं का एक प्रचलन रहा है कि हम सबसे पहले जो है वो अपने स्तर पे ही दादी नानी के नुस्खों के आधार पर ही हम लोग इनका उपयोग करते थे, लेकिन अभी आयुर्वेद चिकित्सकों के माध्यम से आप देखेंगे कि इनका उपयोग जो है वो बहुत बढ़ गया है और ये जो जिन पौधों के मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो गिलोय है, तुलसी है, कुटकी तो चलिए क्योंकि हिमालय का पौधा है, लेकिन जितने जलवायु जो स्थानीय जलवायु और स्थानीय एक तरह से एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से इन पौधों को घर में लगाया जाना चाहिए, इनको लगाया जा सकता है। इसके लिए सरकार की योजनाएं भी हैं, सरकार होम हर्बल गार्डन लगाने के लिए प्रोत्साहन भी देती है। इसके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा संभावनाओं का क्षेत्र है। जी डॉक्टर अरुण, आयुर्वेदिक या अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति की दवाइयों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? देखिए, ज्यादातर जो जितनी आयुर्वेद की, सिद्ध की और यूनानी के साथ साथ होम्योपैथिक दवाइयां जो बनती हैं हमारे देश में, इन 6 जो हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं जिनमें अभी सौरिकफा शामिल हुआ है, तो इनके लिए लगभग 2500 के आसपास जो जड़ी बूटियां इनके रॉ मटेरियल के तौर पे आती हैं, ये इनमें से 70% जंगलों से सोर्स की जाती हैं। उनको जंगलों से इकट्ठा किया जाता है और लगभग जो है 25 से 30% जो है वो खेती करके इनकी कृषिकरण करके इनको पाया जाता है। लेकिन कई सालों से इनका जो निष्कर्षण है, इनका जो एक्सट्रैक्शन है, वो बहुत ही अनसस्टेनेबल तरीके से, अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है और इसी कारण से बड़े सारे पौधे जो हैं वो लुप्त प्राय या लुप्त होने के कगार पर भी आ गए हैं। जी डॉक्टर अरुण, कोविड के चलते इन जड़ी बूटियों की जिनका आपने जिक्र अभी किया है, इनकी मांग कितनी बड़ी है, कितनी बढ़ोतरी इनकी मांग में हुई है? जैसे मैंने कहा, ये लगभग तो ये 4 से 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है और मैं अगर सरकारी स्तर पे बात करूं तो आयुष मंत्रालय द्वारा प्रयास किए गए हैं कि जितनी भी, जैसे मैंने बताया, 9000 के करीब पूरे देश के अंदर दवाई बनाने के कारखाने हैं जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी और सिद्ध की दवाइयों को बनाते हैं। इनकी अगर मांग को देखें तो बहुत बड़े स्तर पे प्रयास भी हुए हैं कि इनकी मांग को इकट्ठा करके किसानों के साथ जोड़ा जाए और इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो मांग तो लगभग मैं कहूंगा 7-8 गुना बड़ी है पूरे कोविड काल मांग के बहुत दौरान। ज्यादा बड़ी है। डॉक्टर अरुण, मैं भी ये भी समझना चाहूंगी कि क्या मांग में बढ़ोतरी वाली जड़ी बूटियों की किसानों द्वारा खेती की जा सकती है या फिर की जा रही है, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने कि ये जो कृषि का जो मसला है, असल में क्या है कि जंगलों पे डिपेंडेंसी ज्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि भारत ने सरकार ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम भी लागू किया है, जिसमें कि आने वाले समय में हमें जंगलों पे निर्भरता को खत्म करना होगा। हमें अंततोगत्वा किसानों के पास ही जाना होगा, इनके कृषिकरण को ही करना होगा। कृषि में कुछ चुनौतियां हैं, हालांकि बहुत से ऐसे इनोवेटिव किसान हैं, बहुत से ऐसे जुझारू किसान हैं जो इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, इन पौधों की खेती को बढ़ा रहे हैं। तो प्रयास काफी जारी हैं और काफी आगे करने की जरूरत है ताकि बड़े स्तर पे इन पौधों की मांग को खेती के माध्यम से हम पूरा कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, क्या जंगलों से निकलने वाली जड़ी बूटियों का जंगलों में ही संरक्षण करने के लिए सरकार की कोई योजना है क्या? अगर हाँ तो इस बारे में बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा हमने, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो जंगल से निकालने वाले हैं, संरक्षण की शिक्षा उनको देना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आयुष मंत्रालय का जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड है, उसके माध्यम से MPCD एक स्कीम है जिसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स कंजर्वेशन डेवलपमेंट एरिया जंगल के अंदर ही विकसित किए जाते हैं ताकि औषधीय पौधों का सस्टेनेबल तरीके से निष्कर्षण किया जा सके, नुकसान ना हो प्रकृति को। दूसरा, मंत्रालय के द्वारा प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं जिसमें कि गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कौन सी जड़ी बूटी किस सीजन में निकलनी चाहिए, किस समय में निकलनी चाहिए, कैसे निकलनी चाहिए,
ताकि प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना हो, और उनके जो स्वतः एक तरह से रीजनरेशन का जो तरीका है वो अपने आप कैसे दोबारा से बढ़ सकते हैं, उन प्रयासों को कैसे आगे लाया जा सकता है, उनकी तरफ भी प्रयास करके प्रोटोकॉल इन प्लेस हैं, जिसके लिए मंत्रालय की तरफ से समय समय पे किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कराए जाते हैं और ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। जी, क्या जड़ी बूटियों की खेती किसानों द्वारा करने के लिए सरकार द्वारा कोई अनुदान भी दिया जाता है? जी बिल्कुल, हमारे देश के अंदर देखिए, सबसे पहले बात तो 2014 में जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने आते ही सबसे पहले आयुष मंत्रालय का गठन किया था। जी। देश के अंदर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ाने के लिए और स्वरिग्पा जैसी छठी जो एक ऐसा सिस्टम था जिसको इसमें शामिल किया गया, उसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय आयुष मिशन की घोषणा की थी, जिसमें कि सबसे पहले 5,000 करोड़ के रुपए का प्रावधान किया था, जो कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी भी सरकार द्वारा इतना बड़ा धन जो था वो इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध कराया गया हो। अब उसी के अंदर एक औषधीय पौधों के कृषिकरण का कंपोनेंट भी था, जिसके अंदर राज्य सरकारों के माध्यम से, राज्य के आयुष विभागों के माध्यम से 140 प्रकार के पौधों की खेती करने के लिए उनकी गेस्टेशन पीरियड यानी उनके उगने के समय के मुताबिक, जैसे कोई पौधा 3 महीने में होता है, कोई 6 में या 2 साल में होता है, उसके मुताबिक 30%, 50% और 75% जो कुल लागत मूल्य है, जो प्रति हेक्टेयर मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसका प्रतिशतता के हिसाब से किसानों को अनुदान दिया जाता है। तो ये हर राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से अब तक उपलब्ध करवाया जाता है और बहुत सारे किसान जो है इस योजना का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर अरुण, हिमालयी क्षेत्रों से निकलने वाली जड़ी बूटियों के संरक्षण पर कुछ जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप पूरा अगर मैं हिमालय क्षेत्र की बात करें तो लगभग 130-40 के करीब ऐसे पौधे हैं जो कि हाई वैल्यू प्रीशियस हर्ब्स आप उनको बोल सकते हो, जिसमें जैसे बन ककड़ी, कुटकी, अतीश या चिरायता, इस तरह के बहुत सारे पौधों के नाम मैं ले सकता हूं। तो वो पौधे जो हैं वो विशेष करके एक उनका जो निश है वो हिमालय है। वो कहा भी गया है, हिम औषधि भूमि नाम कहा गया है कि जो औषधियां हिमालय में उत्पन्न होती हैं उनके जो है वो उनके गुण जो है वो उसी अनुसार बहुत अच्छे श्रेष्ठ गुण के माने जाते हैं और इनकी पूरे विश्व में मांग है, पूरे दुनिया में इनकी मांग है। इनकी मांग होने के कारण अभी तक जंगल से इनका निष्कर्षण जो है वो बहुत बड़े स्तर पे हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर इनके कृषि को भी बढ़ावा दिया गया। खास करके जैसे मैं बताना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या दूसरे हिमालयी राज्यों के अंदर जैसे कुटकी एक ऐसा पौधा है, पाइकोराइजा जिसे बोलते हैं, जो हमारी आरोग्यवर्धनी बटी का एक मुख्य अंश है। यह हमारे जितने भी लिवर से संबंधित आयुर्वेदिक या दूसरी औषधियां बनती हैं उनमें पड़ता है। तो ये हिमालय क्षेत्र का एक विशेष पौधा होने के कारण, या जटामांसी है, ये विशेष तौर पे होने के कारण इसकी तरफ खास ध्यान दिया गया है। हमारी तरफ से बोर्ड के द्वारा, बोर्ड का जो हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का एक रीजनल सेंटर है उत्तर भारत का, उसके माध्यम से इसके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, यानी किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए और इसकी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए काफी बड़े प्रयास हो रहे हैं। और इसके साथ साथ बोर्ड ने खास करके उत्तराखंड और हिमाचल राज्यों में कुछ ऐसी परियोजनाओं को भी लागू किया है जिसमें कि टेक्नोलॉजीज को, इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी को, तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया गया है और किसानों की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की गई है और इसके ट्रेड को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। तो हिमालय आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र निकल के आ रहा है जिसके अंदर इस तरह के औषधीय पौधों को बड़े स्तर पे विश्व में जिसकी मांग निकल के आ रही है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जितना कोल्ड डेजर्ट का एरिया है, यहाँ से सीबकथॉर्न नाम की एक बेरी है जिसे ले बेरी कहते हैं। अब इस बेरी की बहुत बड़े स्तर पे, इसके जूस की बहुत मांग है, क्योंकि एक तरह से ये सुपर फूड आप इसको कह सकते हैं। ये इतना पोषक एक तरह से ड्रिंक है, पेय है इसकी बेरी का, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में 4-5 बार इसका ले और दूसरे जगह पे उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ के किसानों की आर्थिकी के लिए इसको बड़े स्तर पे प्रोत्साहित करना चाहिए। और दूसरा, हिमालयी पौधे जो जैसे उत्कर्षण के कारण, निकालने के कारण, या तो ये रेयर, एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ गए हैं, जो
IUCN जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि इनके संरक्षण के लिए जिम्मेवार है, उन्होंने इनको उस कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में इनको डाला है जिसके संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। सरकारों द्वारा इस तरफ बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हम चाहे वो सीबक फर्न हो या फिर आपका ये सोमलता हो, आर्निविया हो, या ऐसे जितने हिमालयी पुष्कर मूल है, जिस तरह के अतीश है, ऐसे कुछ हिमालयी पौधे हैं जिनकी मांग को ध्यान में रखते हुए उनके कृषिकरण के लिए और संरक्षण के लिए बहुत बड़े स्तर पे उनके प्रयास किए जा रहे हैं। तो बहुत बड़े स्तर पे कदम उठाए जा रहे हैं। सब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोरोना काल के बारे में भी जान रहे हैं और किस तरह से आयुर्वेदिक पद्धति इस वक्त काम आई, ये भी हम जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना काल ने क्या एक बार फिर से आयुष मंत्रालय या फिर यूं कहें कि आयुष पद्धतियों की कितनी अहमियत है, इसको लोगों को सिखा दिया? जी 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है कि अभी भी मैं लौट रहा हूँ एक मंडी का सर्वे करने के बाद में। अमृतसर में एक मजीठ मंडी है, उस मंडी का मैं सर्वेक्षण करके वापस आ रहा हूँ। तो मैं लगभग वहां पर 100 के करीब ट्रेडर से मिला हूँ जो जड़ी बूटियों का व्यापार करते हैं। तो मुझे जान के आपको बताते हुए ये मतलब खुशी भी हो रही है, आश्चर्य भी हो रहा है कि गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से जितने भी हमारे वैद्य लोग हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, वो उनकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है कि वो रॉ मटेरियल लेने इन मंडियों के अंदर उनके ऑर्डर्स आए हैं। तो लगभग उन्होंने कहा कि इनका काम जो है वो दुगना बढ़ गया है। तो अगर आप देखिए इस समय में जो हमारे मंत्रालय, आयुष मंत्रालय की आप एडवाइजरीज को देखेंगे, हमारे वेबसाइट पे भी देखेंगे, जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उनकी अनुपालना अगर हम एक योग्य चिकित्सक की देखरेख में कर लेते हैं, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह में करते हैं, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल सुरक्षात्मक हम हो सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। जी, जी, जी। यहाँ मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा जरूर कि एक चीज और मैंने अनुभव की है कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति या जड़ी बूटियों से जो उपयोग है इनसे कुछ फायदा नहीं होता है, इनसे नुकसान भी होता है। तो मैं यहाँ ये आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हम क्या करते हैं कि हम आयुर्वेदिक औषधियों को, जड़ी बूटियों को, वनौषधियों की कोई भी काढ़ा या पाउडर जो है उसको हम वैज्ञानिक तरीके से उपयोग नहीं करते हैं। हमें डिकॉक्शन, ये काढ़ा बनाने की जो तरीका है, हमें वैज्ञानिक तरीका मालूम नहीं है। सर, वो वैज्ञानिक तरीका हम आपसे पूछेंगे सर, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी दिल्ली से फोन लाइन पर हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता, डॉक्टर साहब जैसे हम पहले कंप्यूटर टेबल पर अपने बैठ के काम करते थे तो 1-2 घंटे में हम देखते थे कि हाथ पैर हल्का फुल्का हो जाता था, ऐसा हो जाता था। पर जब से कोविड के दोनों इंजेक्शन हमने लिए तब से वो हाथ पैर जो फूल होते हैं उन कुछ जल्दी होने लगे। आधे पौने घंटे में देखते हैं कि अगर हम पैर मोड़ के बैठ गए हैं तो जल्दी हाथ पैर सुन होने लगे। क्या उससे वैक्सीन से हो रहा है या ये वैसे ही नॉर्मल? ठीक है डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि पहले इनके जो हाथ पैर है वो पहले सुन नहीं होते थे, जबकि कोरोना का जो दोनों टीके लेने के बाद जल्दी ही इनके हाथ पैर सुन होने लगे हैं। तो क्या ये कोरोना के टीके का साइड इफेक्ट है, ये जानना चाहते हैं। जी, मैं आधिकारिक तौर पे कुछ कह नहीं सकता हूँ इस विषय पे, मैं सक्षम नहीं हूँ ये कहने के लिए। लेकिन हाँ, अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो आपको अपने नियरेस्ट जो भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है या कोई मेडिकल कॉलेज है, आपको वहाँ ये बताना चाहिए और निर्धारित टेस्ट वेस्ट करने के बाद में इस तरह आपको इसके कुछ इलाज करने चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये जो लक्षण हो रहे हैं, काफी सारे लक्षण ऐसे देखे जा रहे हैं, काफी सारे इंडिविजुअल्स में ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं। आप इस मामले में आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग, खास करके आप केवल मात्र अगर अश्वगंधा का सेवन करना शुरू कर दें तो शायद आप हफ्ते भर में 10 दिन के अंदर आपको लाभ मिल जाएगा। आप अश्वगंधा चूर्ण जो है वो 5 ग्राम रात को सोते समय दूध के साथ लेना शुरू कर देंगे, काफी फर्क पड़ जाएगा। या फिर आप अश्वगंधा की 500 मिलीग्राम की गोली लेकर के इसको भी अगर आप 2 दिन में 2 बार ले लें अगर 7 से 10 दिन में, तो ये लक्षणों से आपको मुक्ति मिल सकती है। बिल्कुल, अगर आप ये उपाय करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। डॉक्टर अरुण जी, आप जो बता रहे थे वैज्ञानिक तरीका, एक बार फिर से उसको स्पष्ट कर दीजिए, पूरा बताइए। देखिए, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत देखा है और बहुत सारे लोगों को हम ये हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेद को या जड़ी बूटी को, औषधीय पौधों को अवैज्ञानिक तरीके से उपयोग मत करिए। हम क्या करते हैं, काढ़ा जब भी, देखिए सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम है कि
या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या फिर इंटरनेट का जो ज्ञान है उसने आयुर्वेद जैसी परिस्थितियों को इतना खराब कर दिया है कि कुछ भी उसमें परोसा जा रहा है और हम लोग कुछ भी उसका उपयोग करते हैं बिना चिकित्सक की सलाह लिए हुए। हमें चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि क्या एक विशेष औषधि या पौधा या हमारा कोई डिकॉक्शन, काढ़ा जो भी है, पाउडर है, क्या वो हमारी प्रकृति के अनुरूप हमें सूट करता है या नहीं। तो क्योंकि उसके अन्वेषण के बाद में उसको देखने के बाद ही हमें कुछ उसका उपयोग करना चाहिए। अब जैसे मैं बताऊं आपको, अब हर एक औषधीय पौधे का जो प्रयोग एक उसका यूजेबल पार्ट होता है। जैसे अब अश्वगंधा मैंने इनको बताया, तो अश्वगंधा में उसकी जड़ का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, हालांकि पत्ते का भी उपयोग होता है। अब लेकिन इसके जड़ के उपयोग के लिए हम इसका जो पाउडर है, पाउडर को लेने की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें कि पाउडर का जो स्टैंडर्ड डोज है वो 3 से 5 ग्राम जो है वो हमें लेनी चाहिए एक समय में। इसको 2 से 3 बार दिन में लिया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम काढ़े की बात करें तो सामान्यतः जो काढ़ा बनाने का नियम है वो ऐसा कहा गया है कि जो भी आप औषधीय पौधा, जड़ी बूटी जो भी काढ़ा बनाने के लिए लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे आयुष काढ़े के भी मानक तय है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में बनानी है। अब सामान्यतः उसको बनाने के लिए 16 गुना, उसके भार से 16 गुना पानी मिलाया जाता है। अगर वो आप कह लीजिए 400 ग्राम का अगर मटेरियल है तो उससे 16 गुना पानी डालना है। जब उसका 1/4 रह जाएगा, वो जी। उसका चौथा हिस्सा रह जाएगा, तब हमारा काढ़ा वो तैयार होता है। और स्टैंडर्ड काढ़े की जो हमारी थेराप्यूटिक डोज है वो हमारी 20 ml तक होती है, जैसे कि दिन में 3 बार लिया जा सकता है। तो ये अगेन जो है वो प्रकृति और कभी कभी ये भी होता है कि अश्वगंधा का चूर्ण नहीं मिल पाता, लोगों को टैबलेट्स मिलती है, तो उसका सेवन कैसे करें? और क्या अश्वगंधा, गिलोय अगर दिन में एक बार एक टैबलेट्स लें तो क्या वो सही रहता है कोरोना से बचने के लिए या फिर इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए? बिल्कुल, आप देखिए, जैसे आप गिलोय की बात करता हूं मैं, या अश्वगंधा की बात करते हैं, आंवले की बात करते हैं, हम इन तीनों को नियमित रूप से 15-20 दिन तक, महीने तक लगातार ले सकते हैं। आप देखेंगे बाजार में ज्यादातर ये गोलियों की शेप में इसके टैबलेट एक्सट्रैक्ट की भी मिलती हैं, पाउडर्स भी मिलते हैं, क्लासिकल हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां जो है वो भी मिलती हैं। इनका उपयोग बिल्कुल किया जा सकता है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एक नया सेगमेंट जो पिछले 3-4 सालों से उभर के आया है वो फूड एज मेडिसिन का है। यानी हमारे जितने भी आयुर्वेद के ये जितने भी रसायन औषधियां हम इनको बोलते हैं, लगभग 100 के करीब हमारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो इस रसायन कैटेगरी में आती हैं। अब इनको डॉक्टर अरुण, हमारे पास सवाल तो बहुत है और हम चाहते हैं कि आपसे लगातार सवाल करते रहें और आपसे इस पूरे विषय पर लगातार बातचीत करते रहें, लेकिन समय की पाबंदी है। और बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्र